आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से लेकर सीधे हमारे समंदर की लहरों तक। यकीन मानिए, आज हम उन अदृश्य ताकतों के राज खोलेंगे जो अंतरिक्ष में चक्कर लगाते विशाल ग्रहों से लेकर आपके हाथ में रखी एक छोटी सी लोहे की कील तक हर एक चीज को कंट्रोल करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा का हमारा रूट मैप एकदम साफ है। सबसे पहले हम समझेंगे केपलर के ग्रहीय नियमों को, फिर बात करेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बीच के दिलचस्प अंतर की। इसके बाद हम डेंसिटी यानी घनत्व के रहस्य सुलझाएंगे और आखिर में बात होगी बायंसी और आर्किमिडीज के उस मशहूर सिद्धांत की। चलिए सीधे गोता लगाते हैं हमारे पहले भाग में, केपलर के प्लैनेटरी लॉज यानी ग्रहीय गति के नियम। सच कहूं तो ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि ये उन छिपे हुए नियमों को सामने लाता है जो पूरे के पूरे सौर मंडल को एक घड़ी की तरह सटीक चलाते हैं। जरा इस विशाल ब्रह्मांड और इसमें घूमते ग्रहों की कल्पना कीजिए। ये ग्रह कितनी खूबसूरती से सूर्य के चारों ओर अपना रास्ता तय करते हैं ना। लेकिन आपको बता दूं, ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है। ये सब जोहान्स केपलर द्वारा खोजे गए कुछ बेहद सख्त और सटीक नियमों से बंधे हुए हैं। अब देखिए केपलर का पहला नियम क्या कहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एकदम परफेक्ट गोल चक्कर लगाते हैं, राइट? पर असल में ऐसा नहीं है। वे एक एलिप्टिकल यानी अंडे के आकार जैसी कक्षा में घूमते हैं, और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के दो सेंटर या फोकस पॉइंट होते हैं, जिनमें से ठीक एक पर हमारा सूर्य विराजमान होता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो और भी मजेदार है। ये बताता है कि कोई भी ग्रह एक तय समय में हमेशा एक बराबर का क्षेत्रफल या एरिया कवर करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ग्रहों की स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब कोई ग्रह सूर्य के करीब पहुंचता है ना, तो वो अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा देता है ताकि वो उसी समय में बराबर का एरिया स्वीप कर सके। कमाल का बैलेंस है। और ये रहा केपलर का तीसरा नियम। ये नियम असल में टाइम और डिस्टेंस के बीच का गणित समझाता है। इसके हिसाब से किसी ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उसका स्क्वायर उसकी कक्षा के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो जो ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा, उसका एक साल उतना ही ज्यादा लंबा होगा। सिंपल। खैर, अंतरिक्ष की इन दूरियों से अब वापस अपनी धरती पर लौटते हैं। हमारा दूसरा भाग है थ्रस्ट और प्रेशर यानी प्रणोद और दाब। चलिए देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये फोर्सेस आखिर काम कैसे करती हैं। ये दो शब्द थ्रस्ट और प्रेशर अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, तो आइए इसे क्लियर करते हैं। थ्रस्ट असल में वो फोर्स है जो किसी भी सतह पर एकदम 90 डिग्री के एंगल से यानी लंबवत लगता है, बस इतना ही। और प्रेशर बस इस थ्रस्ट को एक तय जगह या एरिया पर बांटने का नाम है, यानी किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला थ्रस्ट ही प्रेशर कहलाता है। चलिए यहां आपका एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट करते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा में पूछा गया एक बड़ा ही सीधा सा सवाल है, आखिर प्रेशर का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या है? सोचिए जरा। इसका जवाब खुद इसके फॉर्मूले में ही छिपा है। हमने अभी बात की कि प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट क्या बनी? बिल्कुल सही, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और हां, इसी को हम प्यार से पास्कल भी कहते हैं। एग्जाम्स में एक और बड़ा ही ट्रिकी सवाल आता है, जहां वजन यानी भार और थ्रस्ट को आमने सामने रखा जाता है। देखिए, वजन हमेशा ग्रेविटी की वजह से एकदम सीधे नीचे की तरफ लगता है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये नीचे ही जाएगा। लेकिन थ्रस्ट हमेशा सतह के हिसाब से चलता है। अगर आपकी सतह तिरछी है ना, तो थ्रस्ट भी उसी सतह के लंबवत यानी 90 डिग्री पर लगेगा, जबकि वजन वो तब भी सीना ताने सीधे नीचे की ओर ही इशारा करेगा। और ये चीज इस प्रॉब्लम से बड़े खूबसूरती से साबित हो जाती है। चलिए एक क्विक मैथ करते हैं। मान लीजिए 1 किलो का कोई ब्लॉक मेज पर रखा है और ग्रेविटी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मेज पर थ्रस्ट कितना होगा? बहुत आसान, बस मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 को 10 से गुणा किया और जवाब है 10 न्यूटन। है ना एकदम सिंपल। फोर्सेस और प्रेशर की दुनिया से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे उस चीज की जो असल में ये फोर्स लगा रही है, यानी मैटर या पदार्थ। हमारा तीसरा भाग है घनत्व के रहस्य। डेंसिटी यानी घनत्व की परिभाषा बहुत ही सीधी है। ये हमें बताता है कि किसी दी गई जगह में यानी प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान या मास मौजूद है।
अगर मैं इसे बिल्कुल बोलचाल की भाषा में कहूं तो ये बस ये बताता है कि कोई चीज़ अंदर से कितनी ठसाठस भरी हुई है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा पैक्ड होगी उसका घनत्व उतना ही हाई होगा। अब आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का ये सीधा सा सवाल देखिए, घनत्व का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने जो परिभाषा डिस्कस की उसके हिसाब से तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल होना चाहिए। एकदम सही सोचा आपने। फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब जरा इस 10.8 नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। पानी की तुलना में चांदी का रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व ठीक 10.8 होता है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि अगर आप समान मात्रा में पानी और चांदी लें तो चांदी पानी के मुकाबले 10.8 गुना ज्यादा भारी और सघन होगी। चलिए इस फॉर्मूले को असल दुनिया में इस्तेमाल करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास सोने का एक बिस्कुट है जिसका साइज 5x3x0.5 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल वॉल्यूम हो गया 7.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट? अब अगर सोने का घनत्व 19 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इसका वजन यानी मास क्या होगा? सिंपल, वॉल्यूम को घनत्व से गुणा कर दीजिए और आपका जवाब है 142.5 ग्राम्स। इस तरह के फॉर्मूले सच में बड़े काम के होते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बल, दबाव और घनत्व के बारे में सीखा है उन सब को एक साथ जोड़ते हैं। हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बायोंसी और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये एक ऐसा सवाल है जो बचपन से हम सबके दिमाग में घूमता रहता है। एक छोटी सी लोहे की कील पानी में डालते ही छपाक से डूब जाती है, लेकिन एक भारी भरकम लाखों टन लोहे से बना विशाल जहाज पानी की सतह पर बड़े आराम से तैरता रहता है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या जादू है? इस पहेली का जवाब कोई जादू नहीं बल्कि साइंस है, और इसे कहते हैं बायंसी यानी उत्प्लावकता। ये पानी या किसी भी लिक्विड की वो ताकत है जो चीजों को ऊपर की तरफ धकेलती है। होता क्या है कि वो विशाल जहाज अपने आकार की वजह से इतना सारा पानी अपनी जगह से हटा देता है कि उस हटाए गए पानी का कुल वजन जहाज को ऊपर धकेलने वाले बल के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है। बस यही वो चीज है जो जहाज को डूबने से बचाती है। और आरआरबी एएलपी एग्जाम में ठीक यही सवाल पूछा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि जहाजों को पानी पर तैरने में मदद करने वाले इस कमाल के सिद्धांत की खोज आखिर किस प्राचीन वैज्ञानिक ने की थी? बिल्कुल सही, वो महान वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। अब जरा इस आखिरी सवाल पर नजर डालिए। अगर कोई चीज पानी में डूब जाती है तो फिजिक्स की भाषा में उसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि पानी जो ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लगा रहा है ना, वो उस वस्तु के नीचे की तरफ लगने वाले वजन से कम पड़ गया है। फोर्स कम पड़ा और चीज डूब गई। सिंपल। तो दोस्तों, आज हमने अंतरिक्ष में तैरते उन विशाल ग्रहों से लेकर समंदर में तैरते जहाजों तक का सफर तय किया। और एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है, थ्रस्ट, प्रेशर, डेंसिटी और बायोंसी जैसी ये अदृश्य ताकतें ही हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक शानदार बैलेंस में बांध कर रखती हैं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल और एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आप पानी का एक ग्लास उठाएं या फिर रात में आसमान के तारों को देखें, तो क्या आप उन अनगिनत अदृश्य बलों को महसूस कर पाएंगे जो उस एक पल में भी खामोशी से अपना काम कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप